हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जो हमारे चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह में बनाना। वस्तुओं के समूह में बनाने का चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम आपको बताते हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं के बारे में पहला हमारा टॉपिक है। आपको बता देते हैं, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। आपको बता दें कि हम जो भोजन करते हैं और जो हमारे वस्त्र हम जो पहनते हैं उनमें क्या बहुत विभिन्नता होती है। हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। आपको बता दें कि जो प्रत्येक स्थान में इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। आपको बताते अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आपको बता दें कि जो हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे हम भोजन करते हैं तो उनके लिए अलग अलग बर्तन होते हैं। जो हम कपड़े यूज करते हैं उनके लिए अनेक प्रकार के कपड़े के यूज होते हैं, उनमें अनेक भिन्नता दिखाई देता है। जैसे अनेक वस्तुएं होती है, जैसे हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के लिए बर्तन, बच्चों, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल पदार्थ, अन्य सभी वस्तुएं हमें दिखाई देते हैं, हम देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की जो आकृति और रंग तथा गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी जो क्या होता है, आकृति, रंग और क्या है, गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। आपको बता दें कि आपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। आपको बता दें कि आपने चारों ओर तरफ देखिए बच्चों और गोल आकृति की जो वस्तुएं उनको पहचानिए। हमारे इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबड़ के गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। आपको कोई कह दे बच्चों कि आप जाइए गोल आकृति की जितनी वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करना है बच्चों। ठीक है, तो आप उनमें क्या इकट्ठा कर सकते हैं, गेंद इकट्ठा कर सकते हैं, रबड़ की गेंद इकट्ठा कर सकते हैं, फुटबॉल और कंचे की जो गोलियां होती हैं उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर ले, लगभग सभी लोग गोल वस्तुओं को सम्मिलित करें तो यदि आप अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सीमित करें तो इस प्रकार सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं की अनेक प्रकार की वस्तुओं को क्या करते रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम अपने आसपास के जितने भी पदार्थ है, हमारे चारों ओर के पदार्थ क्या स्टोर कर रखते हैं। देखिए, जैसे आपको तो मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तु का एक समूह बनाना चाहते हैं। जैसे आपको बता दें बच्चों कि आपके घर में जितने भी प्लास्टिक की वस्तु हो उनको सामानों को इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे आप उनमें क्या क्या इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे बाल्टी है, लंच बॉक्स है, खिलौना है, जल पात्र है। जो हम जल पात्र जैसे पानी को भरने के लिए बाल्टी का उसका भी यूज करते हैं, वो भी तो प्लास्टिक का बना होता है। पाइप तथा इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। बता दें आपको क्या काम करना है बच्चों कि आपके घर में जितने प्लास्टिक की वस्तु है ना उनको इकट्ठा करना, एक ग्रुप बनाकर रखना। ठीक है, अतः वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमें वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ में वो बने उनके आधार पर बांटना है। आपको बता दें, आपको तो प्लास्टिक वस्तु इकट्ठा करना, अब उस वस्तुओं का जो समूह है ना उनकी आकृति और जिस पदार्थ को बने उनके आधार पर बांटना है। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे चारों ओर की वस्तु एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। आपको पता है पदार्थ बच्चों, जो हमारे जितने भी चारों ओर की जो वस्तुएं हैं ना वो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। आपको बता दें कि ये पदार्थ कांच है, ये धातु, ये प्लास्टिक, ये रुई, कागज, पंख तथा मृदा से हो सकते हैं, मृदा से भी हो सकते हैं। क्या आप बच्चों पदार्थों की ओर अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि आइए क्रियाकलाप करते हैं कि आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी भी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को एकत्र करते हैं। आपको बता दें बच्चों, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं उनको इकट्ठा करना है और हमें से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। आपके मित्रों जितने भी मित्र हैं अपने आसपास की जितनी वस्तु इकट्ठा करना और प्रत्येक आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। ठीक है,
तथा कुछ वस्तुओं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के वस्त्र बाहर से एकत्र कर सकता है। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे इस संग्रह में जो स्टोरेज में हमारे आसपास क्या होगा, चाक, पेंसिल होता है, नोटबुक होगा, रबड़ होगा, डस्टर होगा, थोड़ा सा हथौड़ा होगा, कील होगा, साबुन होगा, पहिया ये तथा पहिए का आरा, बैट, बाला, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू। और हम वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें जिनके बारे में हम केवल सोच भी सकते हैं। कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते इन सब के लिए। उदाहरण के लिए दीवार, ब्रिज, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। ठीक है, आपको बता दें इस जो हम स्टोर करते हैं उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए। जितने भी हम वस्तुओं को इकट्ठा किए हैं बच्चों, उन वस्तुओं को अब अलग अलग करना है। ठीक है, आपको बता दें जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है, इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम खाना पकाने वाले में उपयोग होने वाली वस्तुओं का पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अलग जितनी भी वस्तु उनको हम देखेंगे कि कितनी वस्तुएं हैं जो कागज और लकड़ी से बनी, उनको अलग रखें, जो कागज और लकड़ी से नहीं बनी उनको अलग रखेंगे। ठीक है, तभी तो हम इकट्ठा कर किनका उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, एकत्र तो कहीं से भी कर लेंगे। अब तभी तो उनको हम बांटेंगे कि उनका उपयोग कहाँ पर और कैसे करना है। ठीक है, आइए अब हम बता दें कि कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। कुछ योजनाबद्ध आपको बता एकत्र की गई सभी वस्तुओं को 2.1 में सूची बनाइए। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी है ना उनको पहचानने का प्रयास करिए और इतनी लंबी साड़ी बनाना है जितनी वस्तुएं संभव है। ठीक है, इतनी लंबी साड़ी बनाना जितनी वस्तुएं क्या संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना है। आपको बता दें कि जो बाल्टी किस चीज से बने हो, किस उपयोग होते उनके बारे में लिखा है। ठीक है, लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत हो सकता है। आपको बता दें ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक, अभिभावक का भी विचार विमर्श कर सकते हैं बच्चों। कि आपको बता दें कि जितनी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी है, स्टील की है, लोहे की है, स्टेनलेस की है, टीने की है, तांबे की है, सब की किन किन की वस्तुओं से मिलकर बना उनकी एक साड़ी बनाना और उनको आपको पहचान नहीं सकते तो उनके बारे में आप उनको पहचानने के लिए अपनी मम्मी, पापा, भाई, बहन किसी का भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि एक साड़ी दिखाया गया है कि मैं कुछ सामान्य पदार्थ की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी को और से अधिक पदार्थों के इसमें कॉलम में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉलम को। जैसे आपके घर में जो प्लेट होती है ना किन से बनी है उनके बारे में लिखा गया है। इस्पात, कांच, प्लास्टिक से बने होते हैं। पेन जो होता है प्लास्टिक और धातु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है बूझो जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तु बनाने में किया जा सकता है। अब बताइए, बूझो जानना चाहते हैं क्या हमने जो पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए। ठीक है कि आपको खोजना है, सोचना है, समझना है, उसको खोजकर अच्छी से पहचान लेना है कि आप प्रयास करने की जानकारी भी दैनिक उपयोग में। अब इसका कोई सामान है, कोई चीज़ है, उनका उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, उपयोग वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए और मुझे इन पदार्थों से बनी और उन्हें कॉलम में 2 सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, आपको बता दें इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा, उसके पश्चात हमने यह पता लगाया
हमने यह पता लगाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी होती है। पहले तो हमने इकट्ठा किया और उसको दो ग्रुपों में बांटा, कौन सी वस्तु किस चीज़ की बनी होती है। उसके बाद हमने पाया कि बहुत से पदार्थ हमारे चारों ओर की बहुत से वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से क्या मिलकर बनी होती है। ठीक है, आपको बता दें कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, कोई वस्तु तो कई पदार्थ से मिलकर बनती है, पर कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु कई पदार्थ से भी बनी हो सकती है और फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कोई वस्तु बनाई जा सकती है। ऐसा यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से मिली है, कोई वस्तु कई पदार्थ से मिलकर बनती है, इसको कैसे निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों कि साढ़े 2.2 में दिखाई गई समान पदार्थ से बनी वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं समान पदार्थ से बने विभिन्न प्रकार की वस्तु, जैसे लकड़ी है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके लिए क्या लकड़ी की आवश्यकता होती है। कागज का यूज कहाँ होता है। कागज पुस्तक को, नोटबुक को, समाचार और खिलौने और कैलेंडर को बनाने के लिए क्या होता है, कागज का यूज होता है। चमड़ा का कहाँ यूज होता होगा, चप्पलें बनाने के लिए किया जाता होगा, बैग बनाने के लिए किया जाता। प्लास्टिक का उपयोग बाल्टी बनाने के लिए होता, खिलौने बनाने के लिए होता होगा। जितनी भी सामग्री जो हमारे खान सामग्री को रखने वाले डिब्बे होते वो भी क्या प्लास्टिक के बनते। रुई के उपयोग हमने तोशक, गद्दे, पिलो बनाने के लिए क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने में भी रुई का उपयोग होता है। ठीक है, कि किसी दी गई वस्तुओं को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए को बताते। किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग की जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हम विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता को बता दें कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब हम पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अलग टॉपिक है बच्चों, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है बच्चों, आपको बता दें, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। आपको बता दें बच्चों, जो हम जिस गिलास का यूज करते हैं उस गिलास को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। कपड़े से यह ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि गिलास का यूज हम कहाँ करते हैं, पानी को रखने के लिए यूज करते हैं। क्या पानी भी तो एक लिक्विड या द्रव है, उसको रखने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हाथ से प्रतीत होगा, नहीं होगा। आपको बता दें कि जो हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा जो कार्य होता है वो हाथ से प्रतीत हंसने लायक नहीं होगा। आपको बताते गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ है जो जल को रोक सकता है। ठीक है, आपको बताएं जो हम गिलास बनाने के लिए हमें कौन सा पदार्थ चाहिए, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, धातु या तो कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके। ठीक है, आपको इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता। आपको बता दें कि इसी प्रकार जो हम बच्चों खाना बनाते हैं, अगर हम वो बर्तन जो खाना वाला बर्तन वो कागज का हो तो कैसा होगा। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तब हम आपको बता दें, तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाता है। आपको तब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन करते हैं। जैसे ये पहली क्या करती है कि कपड़े का गिलास बनाते हैं, उसमें पानी डालकर देखते हैं कि क्या होता है, कपड़े से पानी निकल जाता है। ठीक है, यह पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। आपको बता दें पदार्थों के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः पदार्थों के वो सब गुण क्या है, जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। पदार्थों के वो सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। बता दें नीचे कुछ गुणों की क्या विवेचना की गई है।
दिखावट आपको बता दें कि पदार्थ एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। आपको पता है दिखावट के आधार पर पदार्थ को अलग हम कह सकते हैं कि इस चीज़ का बना हुआ इस चीज़ का बना हुआ, ठीक है। तो आपको बता दें पदार्थ एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लोहे तांबे का तथा एल्युमिनियम से भी भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। वो बताते जो लकड़ी एकदम ही अलग है, परंतु जो लोहे तांबे और एल्युमिनियम की जो कुछ पदार्थें होती हैं समानताएं हो सकती है, पर लकड़ी से एकदम समानता भिन्न होती है। आपको पहले एक क्रियाकलाप करते हैं, 3 में देखते हैं क्या होता है। आपको पता है विभिन्न पदार्थ हो जैसे गत्ता है, लकड़ी है, तांबे का तार है, एल्युमिनियम की शीट है और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र करना है, ठीक है। आपको बता दें इनमें से क्या करना है कि इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। आपको चमकीला पदार्थों को एक समूह में पृथक करना है। जो पदार्थ चमकेगी उनको अलग करना है और पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके प्रशिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, 2 भाग कर दो ताजे काटे। अब आप जैसे ही अपने शिक्षक के प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे देखना है, ताजे कटे और पृष्ठों को ध्यान से देखिए। जैसे ही कोई आप और आपके टीचर पदाध्यापक है, जैसे ही आप बच्चों किसी पदार्थ को काटते हैं तो उसको ताजे कटे और पृष्ठों को ध्यान देना है कि क्या आपने क्या पाया कि क्या इन पदार्थों से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले दिखते हैं, चमकीले होते हैं। कुछ के ताजे कटे पृष्ठ जो चमकीले हैं। इन वस्तुओं को चमकीले पदार्थों को समूह में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। क्या आप अन्य पदार्थ में इसी प्रकार की कोई भी चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितनी भी पदार्थों को एक साथ कर सकते हैं कीजिए। धुतीवान तथा धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। जो पदार्थ चमकेगा उसको अलग करें, जो पदार्थ नहीं चमकेगा उसको अलग रखिए, ठीक है। आपको बता दें कि काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को आपको बता दें कि रेगमाल से रगड़ कर देख सकते हैं कि धुतीन है अथवा नहीं है। अब कोई पदार्थ को रगड़ के भी देख सकते हैं, कोई पदार्थ चमक रही है या नहीं चमक रही है, उसको भी आप देखकर उसको अलग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। पदार्थ जिनमें किसी इस प्रकार की धुती होते हुए प्राय धातु होते हैं। आपको बता दें जो पदार्थ चमकता है उनमें धातु होता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना क्या है धातु के उदाहरण। जो इनको हम रगड़ेंगे, लोहे के रगड़े तो वो लाइट करता है, थोड़ा सा चमकता है, और तांबे को भी एल्युमिनियम को भी हम रगड़े तो क्या थोड़ा सा उसमें लाइट उत्पन्न हो जाती है, क्या तो चमकीला होने लगता है, इसलिए वो धातु है। जो पदार्थ चमके वो क्या धातु है, ठीक है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धातुहीन दिखाई देने लगती है। कुछ धातुएं होती हैं बच्चों जो अपनी चमक को खो देती हैं, धातुहीन दिखाई देने ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। आपको बता दें जो धातु अपनी चमक को खो देती है वो किस कारण से खोती है बच्चों? उन पर नमी तथा ऑक्सीजन के अभिक्रिया के कारण होता है, ठीक है, वायु की अभिक्रिया के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही दिखाई देती है, ठीक है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो आपने किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करके देखे तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, ठीक है। किसी लोहार के पास जाइए और उसको भ्रमण देखिए कि धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें कि वो चमक दिखाई देता है। देखें कि इनमें धातु है अथवा अधातु है, ठीक है। कठोरता के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत सी वस्तु कठोर होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कठोरता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, आपको बता दें बच्चों कि जब कोई पदार्थ को आप अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना कठिन होता है। आपको बता दें कोई पदार्थ को जब आप अपने हाथ से कसकर दबाते तो उनमें दबाना बहुत ही कठिन होता है, दबता ही नहीं है। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। तो धातु की एक चाबी लीजिए। आपको बता दें कि अपने घर में जो चाबी है ना उसको लीजिए। इनमें से लकड़ी एल्युमिनियम इससे लकड़ी को एल्युमिनियम को पत्थर के टुकड़ों, कील तथा मोमबत्ती, चाक
अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास करना है। ठीक है, एक चाबी लेना, उसको लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास करना है। क्या करना है? उसको खरोंचना है, स्क्रैच करना है। ठीक है, आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, उसको स्क्रैच कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता है। आपको बता दें, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। आपको बता दें, जिन पदार्थों को हम आसानी से संपीड़ित या दबा सकते हैं या खरोंच सकते हैं उनको क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ कहलाता है। क्या कहता है? कोमल पदार्थ कहलाता है। जबकि आपको बता दें कि जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें हम आसानी से खरोंचा या संपीड़ित करना कठिन हो वो कठोर पदार्थ कहलाता है। आपको बच्चों, कठोर पदार्थ आपको बता दें, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है? कठोर है। रुई तथा स्पंज क्या है? कोमल है, लेकिन लकड़ी क्या है? कठोर है। आप अनेक प्रकार के कठोर और मुलायम पदार्थ के बारे में देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ के बारे में आसानी से जिन पे आपको बता दें खरोंच और आसानी से खरोंचा जा सकता है, दबाया सकता है, क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ है। और जिन पे आप आसानी से खरोंच भी नहीं सकते और उसको आसानी से दबा भी नहीं सकते, क्या कठोर पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें दिखावट में पदार्थ के विभिन्न गुण हो सकता है। आपको बता दें दिखावट में पदार्थ के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, चमक, कठोरता, खुरदरापन अथवा चिकना होना होता है। आपको क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं, जो किसी पदार्थ के दिखावट का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, विलेय अथवा अविलेय क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसको विलेय और अविलेय के बारे में पढ़ने से पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप को अच्छे से प्रकार समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, चाक का पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। ठीक है, आपको बता दें कांच के 5 गिलास लीजिए। क्या करना है? जो कांच का है ना 5 गिलास लेना है, 5 गिलास लेना। प्रत्येक गिलास में लगभग 2 से 3 भाग जल भर दीजिए। प्रत्येक पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर चीनी डालना है, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार के शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाना है। ठीक है, प्रत्येक गिलास के अंतर वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए, हिलाते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे हिलाइए। विलोडित का मतलब होता है, विलोडित का मतलब धीरे धीरे हिलाइए। ठीक है, कुछ ही मिनट प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए कि पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ क्या हुआ। ठीक है, आपको बता दें कि आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पदार्थ पूर्णतः ही जल में क्या लुप्त अथवा घुल जाएंगे। ठीक है, विलीन हो जाएंगे। कि हम यह कहते हैं कि पदार्थ जल में विलय है। क्या हम कहते कोई पदार्थ जो जल्दी ही विलीन हो जाता है किसी पदार्थ में, तो क्या कहता है? यह पदार्थ जल में विलय है। ठीक है, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं हो पाते हैं अथवा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी वो जल में लुप्त नहीं होते, वे पदार्थ जल में अविलय हैं। ठीक है, अविलय। जबकि चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों, आपको बता दें कि जितने भी हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हम जल है ना बच्चों, हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? तो जो लिक्विड भी होता है जल में विलीन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम आपको विलेय और अविलेय के बारे में बता दिए। आपको समझ में आ गया कि विलेय पदार्थ क्या होता है, अविलेय पदार्थ क्या होता है। विलेय और अविलेय क्या होता है उनके बारे में। जो पदार्थ जल में विलीन हो जाता है उनको विलेय कहते हैं, लेकिन जो पदार्थ जल में विलय न हो और काफी समय तक गिलास में उसको विलोडित हिलाने पर भी वो लुप्त नहीं होते हैं, उन्हें अविलेय पदार्थ जल में अविलेय होते हैं। जबकि जो जल में विलीन नहीं हो पाते उनको अविलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे एक सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित करना है। ठीक है बच्चों,
कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए और अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। आपको बता दें, चम्मच भरकर द्रव मिलाना है, जैसे जाल मिलाना है, भली भांति बिलोड़ी कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया और परीक्षण कर देखना है कि यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये दो जैसे ही हम मान लीजिए सरसों का तेल लेते हैं, सरसों का तेल को हम पानी में डाल देते हैं, जैसे दिखाया सरसों को तेल लेते हैं और उसको जैसे नहीं, पहले पानी लेते हैं उसके बाद सरसों का तेल डाल देते हैं। क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों कि जो तेल है ना वो ऊपर ऊपर ही तैरने लगता है। क्या होता है, ऊपर ऊपर ही तैरने लगता है। जितने भी अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इसका प्रयोग को दोहराइए। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। हम देखते हैं बच्चों, जैसे हम नींबू का रस लेते हैं और जल में डालते हैं तो नींबू का रस क्या होता है, पूरी तरह मिक्स हो जाता है। क्या होता है, पूरी तरह मिक्स हो जाता है। तो कुछ अन्य द्रव जब जल में मिश्रित नहीं हो पाता, कुछ समय तो ऐसे छोड़ देने पर वो अपनी पृथक पृथक परत बना लेती है, पृथक परत बना लेती है। कुछ द्रव को छोड़ दे, जैसे हम क्या होता है पृथक, जैसे ही हम जल में तेल का बूंद, सरसों का तेल का बूंद डालते हैं तो क्या तेल ऊपर ही तैरने लगती है। क्या होती है, तैरने लगती है। जैसे पैराग्राफ में दिखाया गया है कि जो भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता, उनके बारे में बताना है। सिरका क्या है, जल में भली भांति क्या मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। नींबू रस भी क्या होता है, भली भांति मिल। सरसों का तेल जल में भली भांति नहीं मिलता, ये ऊपर ही ऊपर तैरने लगता है। और भी जो नारियल का तेल भी क्या है, भली भांति तैरने लगता है। केरोसिन तेल भी क्या होता है, ये भी भली भांति तैरने लगता है। ठीक है, अक्वादर बूझो सुझाव देता है कि हम यह जांच करनी चाहिए कि हमें क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया, मतलब क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया, क्या जल में अतिरिक्त अन्य किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। अब बताइए, वो तो जल में तो मिश्रित होते हैं या नहीं होते हैं, होते। उसके अतिरिक्त अन्य द्रव में भी मिश्रित हो जाते हैं, उसके बारे में बूझो सोचता है। पहेली कहती है कि पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है। पहले भी क्या, ये भी जानने के लिए उत्सुक है कि जो पदार्थ हम क्रियाकलाप 5 में यूज किए थे वो जल में तो द्रव होते हैं या मिलते हैं या नहीं मिलते, अन्य द्रव में भी मिल जाते हैं, लिक्विड में मिल जाते हैं। जैसे कि गैस भी जल में विलीन हो जाती है। ठीक है, गैस पहले कहते हैं, क्या गैस भी जल में विलीन हो जाती है, उसके बारे में देखते हैं। आपको बता दें बच्चों, कुछ गैस जल में विलय हैं। आपको बता दें, कुछ गैस जल में जबकि अन्य नहीं है, जबकि अन्य नहीं है। आपको बता दें, सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए बता दें, जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा एवं पादपों में उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण। आपको बता दें, कुछ गैस बच्चों जल में विलय होती है जबकि अन्य नहीं होती हैं। आपको बता दें कि जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। सामान्यतः जल में कुछ ही गैस था, वो भी थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। जब आपको बता दें उदाहरण के लिए कि जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, जल में जो गैस मिलती है क्या, ऑक्सीजन है। और जल में रहने वाले जितने भी जंतु एवं पादपों के जो उत्तरजीविता के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन। जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी पादप की उत्तरजीविता के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। और जो हमारा अगला टॉपिक है, वस्तु जल में तैरते हैं या अथवा डूब सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक है, वस्तु जल में तैरते हैं अथवा डूब सकती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।